Hello everyone, I'm Dr. Mohol Banker from Bankers Vascular Hospital। और आज हम बात करने जाने वाले हैं प्रोस्टेट की समस्याओं के बारे में। प्रोस्टेट की समस्याओं में क्या क्या होता है बेसिकली कि आप सबसे पहले ये जानने से पहले प्रोस्टेट क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कैसे करती है, वो जानते हैं। सो पेशाब की थैली जो होती है, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, उसमें से यूरेथ्रा जो मूत्रमार्ग की नली बाहर निकलती है। और एग्जैक्टली पेशाब की थैली जो होती है उसके बेस पे छोटी सी ग्रंथि आई होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट। और प्रोस्टेट का ज्यादातर क्या काम क्या करता है, वो सीमेन का कुछ पोर्शन बना के उसके अंदर जो सीमेन फॉर्मेशन का उसका बेसिक जो फंक्शन है, वो सीमेंस को कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ प्रॉब्लम स्टार्ट्स आफ्टर 40 to 50 years ऑफ एज ग्रुप इनटू द मैन। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे पुरुषों में जो उनकी एज बढ़ती है, तब टेस्टोस्टेरोन्स की जो हॉर्मोन्स है उसकी मात्रा में भारी कमी आती है। और जब टेस्टोस्टेरोन कम हो जाते हैं, तब प्रोस्टेट का जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल हो जाता है। और अनकंट्रोल ग्रोथ की वजह से प्रोस्टेट की साइज कभी कभार इतनी बढ़ जाती है कि पेशाब की जो नली है, जो पेशाब की थैली में से निकलती है और प्रोस्टेट में से पसार होती है, उस पे दबाव और ये शुरू हो जाता है। और इस दबाव की वजह से सबसे पहले सिम्टम क्या आएंगे कि पेशेंट्स को पेशाब करने जाने में दिक्कत होगी। दिक्कत हम कैसे डिफाइन करेंगे कि उनको दिक्कत आ रही है? सो फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, these are the two main points that we have to evaluate। पेशाब जब पेशाब करने जाते हैं तो ब्लेडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होती है, तो पेशेंट को आधे घंटे 1 घंटे बाद फिर से पेशाब करने के जाने के लिए तीव्र इच्छा होती है और बार बार उनको पेशाब करने जाना पड़ता है। सो दैट इज अ फ्रीक्वेंसी, मल्टीपल टाइम्स फ्रीक्वेंटली यूरिनरी यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। रात को भी रात को भी 4 से 5 बार 6 बार उठना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको अच्छी तरह से नींद नहीं आती। सो दिस अ वन वन सिम्टम इज फ्रीक्वेंसी, दिन में, रात को। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि मेनी टाइम्स पेशेंट्स अवॉइड टू गो इनटू सोशल गैदरिंग। कोई पार्टी में जाने के लिए या कोई फंक्शन में जाने के लिए वो लोग मना करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभार इतना पेशाब इतना यूरिन लगता है और नजदीक में वॉशरूम नहीं हो, तो दे फाइंड सो डिफिकल्ट। कभी कभार अंडर गारमेंट्स में ही यूरिन हो जाता है, तो दैट इज अर्जेंसी इतनी डेवलप होती है क्योंकि पेशाब ठीक तरह से होता नहीं है। एंड थर्ड में क्या डेवलप होता है कि जो पेशाब की धार होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, वो तुटक तुटक होती है, बाहर बहुत फोर्स करना पड़ता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पेशाब करने का मार्ग है उस पे प्रोस्टेट की वजह से रुकावट है। सो उसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, कुछ मेडिसिन है जो ये प्रोस्टेट की जो साइज है उसको कंट्रोल करती है। कुछ मेडिसिन ऐसी है कि ब्लेडर को, जो यूरिनरी ब्लेडर है, पेशाब की थैली के मसल्स को पावरफुल बनाती है, जिससे वो फोर्सफुली यूरिन कर सके। सो ऐसे these are the medicines available for the problem of this benign prostatic hyperplasia। अब दिक्कत कब होती है कि एक स्टेज के बाद ये प्रोस्टेट की जो मेडिसिन है वो भी काम करना बंद कर देती है, और इसकी वजह से उसके बाद पेशेंट को ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। और ऑपरेशन क्या होता है कि अल्टीमेटली कोई भी आप ऑपरेशन ले लीजिए, अल्टीमेटली उसका टारगेट होगा साइज रिड्यूस करना। या तो फिर TURP करके प्रोसीजर कहते हैं कि प्रोस्टेट की जो ग्रंथि है उसको नीचे से एक दूरबीन से वो काट के वो उसकी साइज कम कर देते हैं। और ये मानो कि काटना नहीं है तो हॉल्मियम लेजर आता है, वेपर का एक इंस्ट्रूमेंट आता है। सो अल्टीमेटली ये प्रोस्टेट की साइज कम करने के लिए उसको छीलते हैं या जला देते हैं। कुछ ना कुछ टेक्निक नई नई आती है उसमें कि उसके अल्टीमेटली द एम इज टू रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रोस्टेट। साइज कम करने से क्या होगा कि जो पेशाब की जो मार्ग है उसमें जो रुकावट है वो रुकावट
चली जाएगी, और रुकावट चली जाएगी तो पेशाब करने में जो दिक्कत आ रही है, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये जो धार है, पेशाब की धार जो बार बार मतलब इंटरप्रेट आती है, वो सब कुछ चला जाएगा। सो नाउ ये जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन है, अगर वो उसका जो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? सो डिसएडवांटेज ये है कि उसको एनेस्थेसिया देना पड़ता है पेशेंट को, ब्लीडिंग बहुत होता है, हाई रिस्क सर्जरी है, कार्डियक पेशेंट्स हो जिसमें हम ब्लड थिनर ले रहे हो, तो उसके अंदर प्रोस्टेट का ये ऑपरेशन ज़्यादातर संभव ही नहीं है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत होगा, उसको ब्लड थिनर बंद करेंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सो ये सारी उसकी, और फेलियर रेट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। सो ये सारी प्रोस्टेट की जो तकलीफ है, ये जो TURP के डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि ये पेशेंट को ये करने के बाद उसको रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छा मिलता है और लंबा भी चलता है। नाउ नई टेक्निक की शोध तभी होती है जब ये पुरानी टेक्निक में कुछ कुछ ना कुछ खामी हो, और इसीलिए जो एडवांस टेक्निक है, जो नॉन ऑपरेटिव टेक्निक है, उसको प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलेशन कहते हैं। अल्टीमेटली आपने देखा कि कोई भी प्रोस्टेट की जो समस्या है, उसका समाधान, उसका जो ट्रीटमेंट का जो मेन गोल है, प्रोस्टेट की साइज को कम करना। और यही प्रोस्टेट की साइज अगर हम बिना सर्जरी से कम कर पाते हैं, तो दैट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट दिस प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम। हम कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाता है। और ये प्रोस्टेट की साइज कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं, वैसे ही प्रोस्टेट की एंजियोग्राफी करेंगे। और प्रोस्टेट की एंजियोग्राफी करने के बाद जहाँ पे प्रोस्टेट की जो ब्लड सप्लाई है, उसमें हम 300 माइक्रॉन्स के पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं, जिससे प्रोस्टेटिक आर्टरी, प्रोस्टेट का जो ब्लड सप्लाई है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। और कम हो जाएगा तो क्या होगा कि प्रोस्टेट का जो वॉल्यूम है, जो साइज है, वो साइज कम हो जाएगी, क्योंकि अपने बॉडी में जिंदा रहने के लिए हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, खून चाहिए। अगर वो खून नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सेल डेड हो जाएगा। वैसे ही ये प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बुलेशन में द बेसिक टारगेट इज प्रोस्टेटिक सेल्स, जिसके अंदर हम ये करेंगे। तो ये करने से उनका जो ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, तो काफी सेल्स हैं वो, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली इट रिड्यूस साइज। जैसे ही साइज रिड्यूस हो गई, तो वो दबाव चला जाएगा, और दबाव चला जाएगा तो उसकी वजह से ये जो पेशेंट्स को जो आप यूरिन पास करने में जो दिक्कत आती है, वो सब चली जाएगी। इसका एडवांटेज क्या है? नो एनेस्थेसिया, नो कट, नो सुचर, और नो ब्लीडिंग, कुछ भी नहीं है। वॉक इन वॉक आउट, सुबह में दाखिल हुई है, शाम को डिस्चार्ज हो सकता है। सेकंड थिंग, मेडिक्लेम है तो भी इंश्योरेंस आपको मिलेगा। एंड इंश्योरेंस है तो वो भी आपको मिल जाएगा। आई थिंक सो somebody has commented that voice is very slow. I'm trying to increase the voice. Now I am audible. या सो इंश्योरेंस भी आपको ये मिल जाएगा। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी प्रोस्टेट की सर्जरी करते हैं, ठीक है, तो प्रोस्टेट में सीमेंस का जो जो फॉर्मेशन होता है कुछ पोर्शन का, वो जो सीमेंट के अंदर एंटर होता है, जो उसकी जो नली है, वो सर्जरी में वो जो प्रोस्टेट को छीलेंगे, काटेंगे, तो वो नली भी चली जाएगी। मगर ये प्रोस्टेटिक काट, सो इसकी वजह से क्या होगा कि सेक्सुअल लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। पेशेंट इज नॉट एबल टू एंजॉय द सेक्सुअल लाइफ। जो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, उसकी वजह से सीमेंस बाहर नहीं जाता है आफ्टर इंटरकोर्स, एंड इट गोज इनसाइड द ब्लैडर, एंड दैट्स व्हाई द सेक्सुअल लाइफ इज वेरी वेरी डिस्टर्ब आफ्टर दिस प्रोस्टेटिक ऑपरेशन। जब प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलेशन करते हैं, देन हम ये कोई भी पोर्शन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, नॉर्मल एनाटॉमी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई जो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, जो सीमेंस का जो अंदर की तरफ जाना है, वो ऐसा कॉम्प्लिकेशन प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलेशन में नहीं होगा, और इसकी वजह से पेशेंट्स को सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होगी।
उसके बाद का जो प्रॉब्लम है दैट इज कॉल्ड क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस। क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस काफी यंगर एज ग्रुप में देखने को मिलता है। 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स। और इसका इसका सिम्टम्स क्या है कि पेशेंट जब भी यूरिन पास करने जाएगा तो उसको बहुत ही पेन होगा, कुछ ना कुछ इरिटेटिंग पेन होगा। और वो यूरिन पास करने के साथ ही होगा, या तो स्टार्ट में या तो एंड में, या तो यूरिन पास करते वक्त वो कुछ ना कुछ उसको इरिटेट करेगा। क्यों? क्योंकि यूरिन जब प्रोस्टेट में से ये पसार होता है, तब वो प्रोस्टेट पे सूजन है जिसकी वजह से वो पेन या इरिटेशन का सिग्नल दे रहा है। और मैंने देखा है, आप कई सारे रिपोर्ट करवा लीजिए, सारे के सारे नॉर्मल आएंगे। सिस्टोस्कोपी मतलब दूरबीन से जांच करना ब्लैडर की, या तो फिर बहुत सारी एंटीबायोटिक ली हुई होती है पेशेंट ने, मगर कुछ भी, कोई भी समस्या, कोई भी ट्रीटमेंट से वो पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता है। और ये प्रोस्टेटाइटिस, जिसको क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस, मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड प्रोस्टेटाइटिस, क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। और इसके अंदर भी हम ये प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बुलेशन करेंगे तो ये समस्या का पर निवारण है। ये क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस के अंदर भी ये प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बुलेशन वर्क्स वेरी वेल। कई सारे पेशेंट पूछ रहे हैं कि साहब अभी ये आपने प्रोस्टेटिक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया में आपने कर दिया, ये क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस में भी ये प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बुलेशन इफेक्टिव है, तो प्रोस्टेट के कैंसर में भी इफेक्टिव है कि नहीं है? सो प्रोस्टेटिक कैंसर में अल्टीमेटली क्या है कि प्रोस्टेटिक कैंसर के जो सेल्स हैं वो तो प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बुलेशन से काफी सारे सेल्स मर जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि प्रोस्टेटिक कैंसर में हमको हर एक जो प्रोस्टेट के कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय करना रहेगा, तो ही हम इससे छुटकारा पा सकेंगे। प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बुलेशन इज नॉन टारगेटेड एम्बुलेशन, मतलब वो नॉर्मल सेल्स और कैंसर के सेल को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। सो इट्स राइट नाउ द रिसर्च इज गोइंग ऑन फ्रॉम, बट प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बुलेशन इज नॉट प्रिफर्ड ट्रीटमेंट फॉर कैंसर ऑफ प्रोस्टेट। उसके लिए अभी पार्टिकल्स रिसर्च में, उसके लिए स्पेशल जो रेडियो एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स आते हैं उसका रिसर्च जारी है। और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल के अंदर वो पार्टिकल्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। वंस द रिसर्च इज completed, then then this technology also will be effective for the CA prostate. So overall, I have given you idea about the these new advanced technique that is called that is prostatic artery embolization। एडवांस है, सर्जरी नहीं है, कोई एनेस्थीसिया नहीं है, कोई कट, कोई सुचर नहीं है, ब्लीडिंग का रिस्क नहीं है। आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो भी ये करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड थिनर बंद करने की आवश्यकता नहीं है। सेक्सुअल लाइफ भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं। क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस है तो वो भी आपको चला जाएगा। सो देर आर मैनी मैनी एडवांटेज। एंड इसका ज्यादातर कोई खास मेजर डिसएडवांटेज नहीं है। So that's why the prosthetic artery embolization is the most preferred treatment for the prosthetic problem. And वेस्टर्न कंट्री में ये प्रिफर्ड ट्रीटमेंट है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलिशन। नॉर्मल जो TURP जो सर्जरीज आती हैं वो सर्जरी पेशेंट्स ज्यादातर नहीं कराते हैं, ये चूज प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलिशन ही करते हैं। So hope you understand this topic, and if you have any kind of questions, do ask me। और हमारे हॉस्पिटल का नंबर्स हैं, उस पे आप फोन कीजिएगा तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू गिव यू आंसर। थैंक यू सो मच।